अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकॉनमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे ओवरऑल सिचुएशन ऑफ मार्केट यानी कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की क्या क्या परफॉर्मेंस रही। खासकर हम देख रहे हैं आज के दिन मार्केट में एक अच्छा एंथुसियास्टिक आगाज़ हुआ। कल भी दिन हमने देखा था एक फ्लैट नोट देखा गया था, लेकिन आज सेकेंड ट्रेडिंग सेशन है और हमने देखा कि मार्केट के नंबर्स काफ़ी हद तक एक बेहतर डायरेक्शन में दिखाई दिए। खासकर हम अगर इंट्राडे हाई की बात करें तो मार्केट के जो नंबर्स हैं वो भी अपर साइड पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे थे। वाइल अगर थोड़ा सा हम लोअर साइड पे देखें तो मार्केट ने एक कुछ हम कह सकते हैं नंबर्स लूज किए और फाइनली क्लोजर भी एक डिक्लाइनिंग नोट पे हुआ। आज के दिन की परफॉर्मेंस को थोड़ा सा मद्देनजर रखें तो ओवरऑल सिचुएशन ये कह सकते हैं कि जो इंडेक्स में पार्टिसिपेशन ऑफ इन्वेस्टर्स है वो पेनी स्टॉक्स में ज़्यादा देखी गई। दिस इज़ द रीज़न कि जो वॉल्यूम लीडर है वो भी वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम देखा गया और ख़ासकर इसके अंदर जो है वो तकरीबन 500 यानी कि मोर और लेस 450 देयर अबाउट मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। इट मीन्स के ओवरऑल एक पार्टिसिपेशन तो देखी जा रही है, बट हम कह सकते हैं कि चीज़ें जो है वो अभी भी कॉशस स्टैंस देखा जा रहा है। इस वीक के अंदर मजीद चेंजेस हो सकते हैं, कोई ट्रिगर न्यूज़ आए तो मार्केट इसको अच्छे से वेलकम कर सकती है और साथ साथ आने वाले दिनों में चीज़ें जो है मजीद बेटरमेंट की तरफ आ सकती हैं, क्योंकि दिसंबर मंथ में IMF ट्रांच जब आएगी तो मार्केट के नंबर्स कहा यह जा रहा है कि न्यू हाइज की तरफ जाएंगे। लेट्स सी कि मार्केट इसको कैसे रिएक्ट करती है। और इतना ज़्यादा एक हम कह सकते हैं कि ऑलरेडी मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरबॉट भी थी, एक अच्छे हायर साइड पे चले गई थी। और साथ साथ अगर प्राइस अर्निंग मल्टीपल की बात की जाए तो अभी भी हम रीजन में कम है, लेकिन अगर हम बात करें नॉर्मली इन्वेस्टर्स की तो वो थोड़ा सा कॉशियस नजर आते हैं। तो डिटेल डिस्कशन भी करेंगे आज के स्टॉक एक्सचेंज के पॉइंट ऑफ व्यू को, और साथ साथ हम देखेंगे वीकली क्या स्टैंस रहेगा मार्केट का, कितना ज़्यादा मार्केट के अंदर एक ऑप्टिमिज्म क्रिएट हो सकता है और कैसे इन्वेस्टर्स रिएक्ट होंगे। हमारे साथ ओवरकॉल गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे। अफरोज अली मर्चेंट साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। क्या कहेंगे सबसे पहले, हम देख रहे हैं मार्केट का स्टैंस, ओवरऑल परफॉर्मेंस को कैसे डिफाइन करेंगे आप कि आज का पूरा दिन कैसा रहा? जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। देखें, मार्केट में ये महीने अगर आप देखा जाए तो नवंबर का महीना जो होता है वो जनरली ऑफ सीजन कहते हैं, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट का जो है एज पर रेगुलेशन 31 अक्टूबर तक सारे कंपनीज को रिजल्ट अनाउंस करने होते हैं। तो नवंबर जनरली ऑफ पीरियड होता है। और सेकेंडली आपने सही फरमाया, दिसंबर के आई थिंक 9 दिसंबर को IMF के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है। तो वो तो इंशाल्लाह इसका फॉर्मेलिटी कि वो बोर्ड उसको अप्रूव कर और उसे एक दो दिन में हमें $1.2 बिलियन मिल जाएंगे। तो पहली मरतबा कई सालों बाद हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व स्टेटमेंट का $15 बिलियन क्रॉस करेगा। और अगर एक इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है अगर एक नॉच की हमें अपडेट करती है, जो स्टैंडर्ड एंड पुअर है, फिच है और मूडीज है, और प्लस आपके इमर्जिंग मार्केट का भी हम सुन रहे हैं कि काफी स्टॉक्स जो है वो क्वालिफाई कर रहे हैं। तो ये जिस तरह से मार्केट ऊपर जाती गई है तो होपफुली अगर वो कंटिन्यूटी रहती है तो हम इमर्जिंग मार्केट में दोबारा इमर्जिंग मार्केट में हमें शामिल किया जाएगा। मॉर्गन स्टैनले दोबारा हमें इमर्जिंग मार्केट में ले आएगी। तो मार्केट में लॉन्ग टर्म में तो मार्केट में बहुत ही बेहतरी है। बाकी शॉर्ट टर्म में ठीक है, 10,000 पॉइंट्स की करेक्शन इन अ वे कि 170,000 भी इंडेक्स क्रॉस किया था और आज वो 160 के आसपास है। तो विच इज फाइन, क्योंकि परसेंटेज वाइज अगर आप देखें तो इट्स नॉट मोर देन 5-7%। राइट। अच्छा, एक और चीज़ ये बताइएगा फिरोज साहब कि मार्केट के अंदर इतना ज़्यादा एक हम कह सकते हैं कि एक हाईएस्ट लेवल्स दिखाई दे रहे हैं, इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन भी है, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो चुका है ऑटोमेटिकली। अब खासकर हम ये 4-5 मंथ्स के अंदर मार्केट का जो जॉनरा है वो चेंज होते हुए हमने देखा और बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट इन द वर्ल्ड भी देखी गई। तो आप क्या एडवाइस करेंगे हमारे लोकल इन्वेस्टर्स की? अभी भी बहुत कम है तादाद, अभी भी ना के बराबर है जो स्टॉक एक्सचेंज में उनको कुछ को समझ में भी नहीं आता, कुछ को अवेयरनेस भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इनकी जो एक पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम है। तो लोगों इन्वेस्टर्स को क्या एडवाइस करेंगे आप? देखिए, लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड हर जगह होता है। और हमारे मुल्क में जहाँ 25 करोड़ की आबादी है और लेस देन हाफ अ मिलियन हमारे डायरेक्टली जो है स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, बाकी म्यूचुअल फंड के थ्रू भी करते हैं, उसकी तादाद इनफैक्ट ज़्यादा है। मैं समझता हूँ कि ये अगर तादाद बड़ी है, ये मैं आपको बताऊँ 1 लाख से ज़्यादा हमारे इन्वेस्टर अकाउंट खुले हैं पिछले 3 साल में।
तो अगर वो ये और इसी तरह खुलते रहेंगे तो जाहिर है कि स्टॉक्स तो नहीं है, 500 500 कंपनीज जो लिस्टेड है, वो जी। अवेलेबिलिटी ऑफ शेयर कम होते जाएंगे, इतने नए इन्वेस्टर्स आते जाएंगे। और मैं समझता हूँ म्यूचुअल फंड्स वाले वैसे ही काफी एग्रेसिव है, और ये नया साल अब शुरू होगा तो आप देखिएगा कि प्लान होती है नए साल के लिए, तो वो और नए साल में भी मैं समझता हूँ 24 में जिस तरह से वो एग्रेसिव रहे, 25 में, 26 में भी इसी तरह एग्रेसिव होंगे। राइट। अच्छा, ओवरऑल अगर हम बात कर रहे हैं, ब्लू चिप इज परफॉर्मिंग वेरी वेल। हमने देखा कि कहाँ से कहाँ उनके प्रॉफिट्स चले गए, रिजल्ट सीजन भी हमने देखा। आप समझते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर हम बैंकिंग सेक्टर को स्पेसिफिकली ज़रा थोड़ा सा डिस्कस करें तो कैसा लग रहा है आपको, और कितना ज़्यादा पोटेंशियल अभी मौजूद है, और अगर अभी थोड़ा सा इसमें अगर एंट्री ली जाए तो कैसा आउटकम मिल सकता है? देखें, जो स्टॉक इन्वेस्टर है वो शेयर होल्डर्स भी है। अब शेयर होल्डर्स को सिर्फ डिविडेंड नहीं मिलता है, शेयर होल्डर जो कंपनी की टोटल जो अर्निंग्स होती है, अगर कोई 10 रुपया कोई कंपनी कमा रहा है और 5 रुपया अगर डिविडेंड दे रहा है, तो हकीकत में तो 10 रुपये का वो ओनर है। शेयर होल्डर जो है वो तो 10 रुपया ओन करता है, उसमें से 5 रुपया उसको मिला है। तो वो अर्निंग्स को भी देखना चाहिए। हमारे शेयर होल्डर्स हमारे जो है वो सिर्फ अच्छा अफरोज साहब, मैं यहाँ आपको पॉज करूंगी। हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट के हवाले से जब बात करते हैं तो यहाँ पे एक अवेयरनेस का भी इशू है, तो इसको भी हमें थोड़ा सा देते रहना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आप एंट्री ले सकते हैं। अपना आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, आप ब्रोकरेज हाउस में फिर अकाउंट ओपन करेंगे और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन वो इन्वेस्टर्स जो चाहते हैं कि अपने इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लगाएं और अर्निंग करें और मुनाफा लें जो क्वार्टरली मिलता है डिविडेंड की सूरत में, हर जो हम जिस सेक्टर के स्क्रिप्ट को खरीदते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि अगर उनके पास अवेयरनेस नहीं है, या तो वो खुद से एक रिसर्च करें, 52 वीक्स की प्रोफाइल देखें, उस कंपनी को प्रॉपरली स्टडी करें और फिर उसके बाद वहाँ बाइंग करें। नहीं तो एक और मशवरा ये है कि म्यूचुअल फंड्स की तरफ आप जा सकते हैं, जो कि एक अवेयर जो है अवेयरनेस प्रिवेल हो सकती है, और यहाँ से जब आप म्यूचुअल फंड्स में बाइंग करेंगे तो आपके लिए एक अच्छा विन विन सिचुएशन होगी कि आपको आपका मुनाफा भी मिलेगा और साथ साथ एक सिक्योरिटी भी होगी कि आपको अगर नहीं अवेयरनेस है तो एटलीस्ट आपके पास चीज़ें आ सकती हैं। जी अफरोज साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं, तो दोबारा बताइएगा कि किस तरीके से हम इसको बैंकिंग सेक्टर के हवाले से जो हम बात कर रहे थे, कितना ज़्यादा अब इसके अंदर चार्म मौजूद है? देखिए, 2017 में हमारे बैंकिंग सेक्टर जो है वो प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल से हर स्टॉक को मेजर किया जाता है, तो 10 और 12 की प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल पे था। आज भी बैंकिंग सेक्टर इतना बढ़ने के बाद भी अभी भी कुछ स्टॉक्स है जो 6 मौजूद और है। 8 के प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल्स पे है, तो अभी भी गुंजाइश है। अभी एक ठीक है, मार्केट में एक पॉज आता है जो हम देख रहे हैं इस वक्त आया हुआ है, लेकिन ये दोबारा से सेकेंड जनवरी से फिर अर्निंग सीजन शुरू हो जाएगा। राइट। तो ये मैं समझता हूँ, और फॉरेन अगर जैसा मैंने कहा वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हमें एक नॉच ऊपर लाती है, तो क्योंकि फॉरेनर्स तो अब तक बेच रहे हैं, लेकिन फॉरेनर्स आप सोचें दोबारा जब फॉरेनर्स आएंगे तो ये मार्केट में आपको जो शेयर्स मिल रहे हैं वो कितने, वो एटलीस्ट 40 to 50% जो अच्छे स्टॉक्स है वो बढ़ जाएगा जो फॉरेनर्स ने दोबारा एंट्री की। और मैं समझता हूँ दोबारा एंट्री करेंगे तो एक नॉच की देर है, एक नॉच हमारे अपग्रेड होता है और फॉरेनर्स की एंट्री हो जाएगी। राइट। अफरोज साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। हम अगर स्टॉक मार्केट की पोजीशंस दिखा सकें और अपडेट्स दिखा सकें कि हमारे पास क्या अपडेट्स मौजूद हैं हमारे नाजरीन को, तो आज की परफॉर्मेंस हम मार्केट को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि आज के जो मार्केट की ओवरऑल सिचुएशन है वो क्या रही। लेट्स हैव अ लुक ऑन स्क्रीन्स कि हमारे पास अपडेट्स क्या क्या मौजूद हैं। हाइलाइट्स मार्केट्स की आपके साथ स्क्रीन पर शेयर कर रहे हैं। ओपन हुई मार्केट 1,61,687.18 के लेवल पर। हायर साइड मार्केट गई 1,62,344.65. Lower was 1,60,583.89 and finally closure 1,60,935.13 यानी कि 752.05 का डिक्लाइन देखा गया। आज की मार्केट में हम कह सकते हैं कि कल के दिन थोड़ा सा फ्लैट नोट देखा गया था, आज मार्केट ने मजीद डिक्लाइन किया है। अफरोज साहब, ये भी बताइएगा कि जो आज हम देख रहे हैं मार्केट में 700 अबव पॉइंट्स का डिक्लाइन है, तो खासकर हम यहाँ पर जब बात करते हैं कि जब मार्केट सेकेंड डे ऐसी सिचुएशन करती है तो क्या क्या चीज़ें होंगी, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। एक ब्रेक की जाने चलते हैं, साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं अक्टूबर मंथ ऑन मंथ बेसिस के हवाले से। खासकर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो इकोनॉमिक नंबर्स दिए हैं उसमें हमने देखा है कि जो एक इन्वेस्टमेंट है यानी एफडीआई है, इसके अंदर तकरीबन 23% का इजाफा देखा गया है अक्टूबर मंथ में। इट मीन्स कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं और अक्टूबर मंथ के अंदर जितना पॉलिसीज़ के ऊपर काम हुआ है, जितना ज़्यादा इकोनॉमिक रिवाइवल के ऊपर काम हुआ है, बजट के हवाले से क्लीशेज जो है वो रिवाइज हो गए और थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि एक रिलैक्सिंग मूड में आ गए। तो यहाँ पर एक नंबर्स भी बड़े ज़बरदस्त जनरेट हुए हैं। तो आज हम बात करेंगे पीआईए के हवाले से और बांग्लादेशी एयरलाइन के दरमियान कार्गो मुआहिदा जो है वो तय पा गया है। ये अग्रीमेंट बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, इसलिए भी क्योंकि दोनों मुल्कों के लिए ट्रेड के हवाले से जब कार्गो एक अग्रीमेंट्स की बात हो रही है तो यहाँ पर जो एक हम कह सकते हैं ट्रेड का एस्पेक्ट है वो ऑटोमेटिकली एक्सप्लोर हो जाता है और इससे सामान की जो एक लेन देन है उसमें बहुत ज़्यादा एक आसानी हो जाएगी। तो आज हम ये भी डिस्कस करेंगे। कराची पोर्ट के हवाले से बात करेंगे। एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जो एक बंकरिंग सर्विस है उसका बाज़ाब्ता तौर पे आगाज़ हो चुका है। क्या क्या चीज़ें होंगी इसमें, कितना ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा और साथ साथ जब हम ये देख रहे हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मीट किए जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे लिए ये एक डोर्स ओपन हो जाएंगे पूरी दुनिया के लिए कि यहाँ पर पाकिस्तान में काफ़ी प्रोफेशनल तौर पर काम होता है। SIFC के हवाले से बात करें तो ज़बरदस्त किस्म की जो एक फैसिलिटेशन है वो सामने आई है और कारोबारी एतमाद जो है वो बहाल हुआ है। बहुत कॉन्फिडेंस देखा जा रहा है और इसमें सरफहरिस्त हम देख रहे हैं जब आईटी सेक्टर की बात की जाए, जो कि आपको याद होगा SIFC के अंदर वन ऑफ द सेक्टर इज आईटी सेक्टर और इस आईटी सेक्टर के जो एक हम कह सकते हैं मंथ ऑन मंथ बेसिस पे यानी कि अक्टूबर मंथ के जो नंबर्स आए हैं वो आए हैं $386 मिलियन की जो एक एक्सपोर्ट है उसमें इजाफा देखा गया। तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे वाकई इस अक्टूबर मंथ के अंदर कुछ नया ही हुआ है जिसके इम्पैक्ट्स हैं। एक रिपोर्ट देखते चलते हैं, इकोनॉमी के हवाले से वापस आते हैं, सेकंड सेगमेंट का आगाज करते हैं। बंकरिंग यानी जहाजों को बैनुल-अक़वामी मयार का ईंधन फराहम करने की सहूलत दुनिया की बड़ी बंदरगाहों में अरबों डॉलर की आमदनी का जरिया है और पाकिस्तान में इसका आगाज मुल्की पोर्ट्स की माशी सरगर्मियों में नए इजाफे का नुक्ता आगाज बनेगा। वतन अजीज में समुद्री मईशत के लिए एक तारीखी पेशरफ्त हुई है जहाँ पहली बार बंकरिंग का लाइसेंस जारी कर दिया गया है जो मैरीटाइम सेक्टर की तरक्की और मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के लिए अहम संगमील साबित होगा। वज़ीर बहरी उमूर मोहम्मद जुनैद अनवार चौधरी के मुताबिक मुतादिद बैनुल-अक़वामी कंपनियां भी इस लाइसेंस को हासिल करने में गहरी दिलचस्पी रखती हैं, जिससे मुस्तकबिल में अरबों रुपए की आमदनी और कीमती ज़र मुबादला हासिल होने की तवक्को है। उन्होंने बताया कि कराची पोर्ट पर आलमी हिफाजती और ऑपरेशनल मयार मुकम्मल तौर पर नाफिज कर दिए गए हैं, जिससे पाकिस्तानी बंदरगाह की इलाकाई मुसाबकत में नुमाया इजाफा होगा और गैर मुल्की शिपिंग लाइन्स की आमद भी बढ़ेगी। बंकरिंग सर्विस से न सिर्फ मुल्क की ब्लू इकोनॉमी को फरोग मिलेगा बल्कि मैरीटाइम लॉजिस्टिक, सप्लाईज, शिप मरम्मत और फ्यूल मैनेजमेंट के शोबों में रोजगार के नए मौके भी पैदा होंगे। मजमूई तौर पर यह इकदाम पाकिस्तान के बंदरगाहों को खत्ते में एक अहम माशी मरकज बनाने की तरफ बड़ा कदम है जो मुस्तकबिल में तिजारती सरगर्मियों और मईशत दोनों को मजबूत बुनियाद फराहम करेगा। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं रिपोर्ट के हवाले से। ऑफ कोर्स बंकरिंग सर्विस से काफ़ी हद तक जो है वो एक आसानियां पैदा होंगी। साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि ओवरऑल हमारे लिए जो ब्लू इकोनॉमी को एक्सप्लोर करने की बात हो रही थी, ब्लू इकोनॉमी से फ़ायदा उठाने की बात हो रही थी और इसके पोटेंशियल की बात हो रही थी, तो ये वन ऑफ दी हम कह सकते हैं कि एक इनिशिएटिव लिया गया है, एक स्टेप लिया गया है और ये इस दौर के इस एरा के अंदर जो है वो वापस हम कह सकते हैं एंटर हो चुके हैं, जिससे ब्लू इकोनॉमी में हम यकीनन नाम पैदा कर सकेंगे। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट ओवर जूम। हमारे साथ मौजूद हैं अफीफ राशिद साहब, आप बिजनेसमैन भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम अफीफ, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। अफीफ, सबसे पहले ये बताइए कि आपने रिपोर्ट देखी है, खासकर हम ये भी देख रहे हैं कि बंकरिंग सर्विस का आगाज़ हो गया है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाएंगे और तमाम जो एक हम कह सकते हैं फॉर्मल तरीक़ाकार है उसको प्रॉपरली पूरा किया जाएगा। तो कितना ज़्यादा इकोनॉमिक नंबर्स जो आप देख सकते हैं कि खासकर ब्लू इकोनॉमी जिसकी बात करते हैं या हमारे पास ये वाले जो एक हम कह सकते हैं कि सेक्टर्स टैप भी नहीं हुए थे, तो कितना हम इससे फ़ायदा उठाएंगे? अफीफ हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं जहां डिफरेंट सेक्टर्स के हवाले से, वहीं हमारे पास बंकरिंग के हवाले से जो है वो ये सवाल है। तो अफीफ इसका जवाब दीजिएगा कितना ज़्यादा हम इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं?
अच्छा, ओवरऑल हम बात कर ही रहे हैं जब ब्लू इकोनॉमी के हवाले से, तो डिफरेंट फूड सेक्टर की जो एक हम कह सकते हैं कि ये भी हमारे पास ऑप्शंस मौजूद है, और जब इंटरनेशनली हम स्टैंडर्ड्स फॉलो करेंगे तो यहाँ पर हमारे लिए डिफरेंट वैरायटी ऑफ हम कह सकते हैं कि आइडियाज़ जो है वो ओवरऑल मैटर करते हैं। तो अफीफ, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि फूड सेक्टर के अंदर यहाँ हमारे पास जो एक इंटरनेशनली हम आमदोरफ्त देख सकते हैं, कितना ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हो सकती है? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है मुझे। जी, जवाब दीजिएगा। जी नताशा, ये हमारे लिए बहुत ही एक एसेंशियल चीज थी हमारे लिए कि हम अपने लॉजिस्टिक्स के ऊपर बड़ा फोकस करें, क्योंकि जो हमारी सबसे सबसे बड़ी पावर है एग्रीकल्चर, जो हमारा एग्रीकल्चर लैंड है, और उसकी प्रोडक्ट्स को अगर हम एक्सपोर्ट करें, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है, जिसकी हमने आपके शो में काफी दफा बात की कि हम अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करें, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास ये जो अभी पोर्ट के ऊपर काम हमारा हो रहा है, ये बड़ा अच्छा काम हो रहा है। इससे हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत बढ़ेंगी, बड़े बड़े शिपिंग लाइंस और वेसल्स यहाँ पे अपनी और ज्यादा सर्विसेज स्टार्ट करेंगे, और ये जी, इसलिए भी बेनिफिशियल होगा कि हमारा प्रोडक्ट जल्द से जल्द और बेहतरीन तरीके से जो है वो डिफरेंट मार्केट्स में पहुंच सकते हैं, स्पेशली मिडल ईस्ट के अंदर। ऐसा इसी का भी ये बड़ा अहम टारगेट था कि हम फूड सिक्योरिटी दें मिडल ईस्टर्न मार्केट को, क्योंकि ये फूड सिक्योरिटी देते हुए हमें बड़ा फायदा है कि हम अपने करीब तरीन जो मार्केट है उससे बहुत बड़ा फायदा उठा सकते हैं, जो फाइनेंशियली भी बड़े स्टेबल हैं, और हमें बहुत फाइनेंशियली भी और बिजनेस के अंदर ग्रोथ दे सकते हैं। तो जब तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे और ट्रांसपोर्ट के ऊपर, लॉजिस्टिक्स के ऊपर इन्वेस्ट करते रहेंगे, हमारे लिए ये हमेशा बेनिफिशियल होता रहेगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी लॉजिस्टिक्स को जितना एफिशिएंट से एफिशिएंट कर सकें, ताकि हमारी लोएस्ट कॉस्ट के अंदर हमारा प्रोडक्ट जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल हो सके इन द बेस्ट क्वालिटी अवेलेबल। राइट। अफीफ, ये भी बताइएगा, जहां हम डिफरेंट ये देख रहे हैं कि किस तरीके से इंटरनेशनली स्टैंडर्ड्स को भी मीट कर रहे हैं, बंकरिंग सर्विस का भी आगाज़ हो गया, वहीं हमारे पास पीआईए के और जो बांग्लादेश की एयरलाइन है उसमें भी दोनों के म्यूचुअली एक हम कह सकते हैं एफर्ट से कार्गो एग्रीमेंट साइन हुआ है। ये कितना ज़्यादा हमारे लिए बायलैटरल रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा, और बांग्लादेश के साथ हमारे क्या बिजनेसेस हैं जो सबसे ज़्यादा इससे फ़ायदा हम कह सकते हैं इससे उठा सकेंगे? देखिए, बांग्लादेश से ये एक बड़ा अच्छा हमारा स्टेप लिया गया है। ये एक शो करता है कि दुनिया के बाकी मुल्कों को अब पाकिस्तान पे कॉन्फिडेंस रिवाइव हो गया है। उनको पता है कि अब पाकिस्तान के साथ बिजनेस वो इंक्रीज कर सकते हैं, पाकिस्तान पे डिपेंड कर सकते हैं। बांग्लादेश के साथ हम बांग्लादेश को अपनी कॉटन भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वो भी एक टेक्सटाइल के अंदर बड़ा उनका फुटप्रिंट है, और हम उनसे बेस्ट प्रैक्टिसेस हम भी सीख सकते हैं उनके पास, और हम उनके साथ कोलैबोरेशंस कर सकते हैं फॉर डिफरेंट कस्टमर्स के। यार हम दो कंट्रीज के अंदर जो भी आपको प्रोडक्ट्स चाहिए होंगे वो कर सकते हैं। और ये जो एक सर्विस कार्गो की स्टार्ट हुई है, वो अगेन हम यहाँ से उनको जो अपनी फूड सप्लाईज हैं वो दे सकते हैं। जो हमारे पास ये लॉजिस्टिकली हम बड़ा स्ट्रांग होते जा रहे हैं, और फॉर एनी इकोनॉमी टू ग्रो लॉजिस्टिकली, जब तक आप स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक आप ज्यादा ग्रोथ नहीं कर सकते। लॉजिस्टिक्स इज द बैकबोन फॉर एवरी बिजनेस। मैं कोई भी प्रोडक्ट बनाऊंगा, मुझे एक्सपोर्ट करने के लिए लॉजिस्टिक्स चाहिए। और ये चाहे बांग्लादेश के साथ हमने जो साइन किया है एग्रीमेंट, हमने अपने पोर्ट्स को इम्प्रूव किया है, तो ये चीजें शो करती हैं कि वी आर इन द राइट डायरेक्शन, गोइंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। और हम अब अपने फोकस पॉइंट की तरफ हैं कि हमें अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, और जो हमें अपनी जो कह सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको हमें कवर करना चाहिए टू इंक्रीज दी एक्सपोर्ट्स, हम उस तरफ आ रहे हैं कि हम एक एक्सपोर्टिंग एनवायरनमेंट की तरफ जा रहे हैं। हम उन नेशंस के साथ और काम बढ़ा रहे हैं जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, हमसे ज्यादा कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा बेनिफिशियल है। ये एक बड़ा इंटरनेशनली जो है वो एक बड़ा अच्छी पिक्चर शो करेगा कि हमारे रिलेशनशिप्स अब डिफरेंट मुल्कों के साथ बेहतर होते जा रहे हैं। हमारी फॉरेन पॉलिसी इज इम्प्रूविंग, वी हैव अ गुड रिलेशन विद यूएस, वी हैव गुड रिलेशन विद बांग्लादेश नाउ। तो राइट। ये चीजें जो फॉरेन इन्वेस्टर होता है उसको भी कॉन्फिडेंस देती हैं, जो फॉरेन बायर्स होते हैं उसको भी कॉन्फिडेंस देती हैं कि ठीक है, पाकिस्तान के ऊपर नाउ वी कैन रिलाई ऑन पाकिस्तानी राइट। सप्लायर्स, बिकॉज उनके पास जियो पॉलिटिकल जो पहले प्रॉब्लम्स थी वो अब एलिमिनेट हो गई हैं। अच्छा अफीफ, आपने फॉरेन इन्वेस्टर का जिक्र किया है, तो हम बता दें कि एफडीआई में जो है वो इजाफा हो गया है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। अक्टूबर मंथ के अंदर तकरीबन हमने देखा है कि 23%
1% इजाफा देखा गया है। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आउटलुक जारी किया है, इनके नंबर्स हैं। क्या कहेंगे इस मंथ के अंदर क्या चेंजेस रहे? खासकर हम जब एक्सपोर्ट के नंबर्स की बात कर रहे हैं, पॉलिसीज की बात करें, तो तमाम चीज़ें अलाइन होती हुई और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स और एफर्ट्स दिखाई दिए। वहीं हमारे पास जो FDI है उसमें भी एक इजाफा देखा गया है। तो आप समझते हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट के जो एक फोकस है वो वाज़े तौर पे है कि जो हमारी इकोनॉमी है वो सीधी होनी चाहिए? देखिए बिल्कुल, ये जो आप आज इंक्रीज देख रहे हैं वो सारी एफर्ट्स हैं, आप कह सकती हैं SIFC की भी, और स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी में जब से स्टेबिलिटी आई है, हमारी डॉलर की फ्लक्चुएशन रुक गई है, हमारे पॉलिसी रेट नीचे आ जाके अब एक जगह पे स्टेबल हुए हुए हैं। हम देख सकते हैं कि हम फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं, और जो SIFC ने इतने MOU साइन किए थे अब वो मटेरियलाइज होने स्टार्ट होंगे। हम बड़ा जल्दी इसको जज कर रहे थे, ये टाइम लेती हैं, ये जो बड़ी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं इसको मटेरियलाइज और फिनिश लाइन तक आने में टाइम लगता है। अब वो टाइम आ रहा है कि आप देखेंगे कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा लोग जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाएंगे, बिकॉज हमारे पास जो 250 मिलियन की पॉपुलेशन है, जो डिमांड हमारे पास है वो इट्स इनक्रेडिबल, और हमने अभी तक उसका फायदा उठाया नहीं था। अब हमें उसका फायदा मिलेगा जब फॉरेन कंट्रीज विल कम एंड इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। देखिए आज भी वी आर अ ग्रोइंग इकोनॉमी, हमारे पास बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पे फॉरेन इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और बहुत ज्यादा रिटर्न भी ले सकते हैं। चाहे उसके अंदर आप एग्रीकल्चर ले लें, आप उसके अंदर लॉजिस्टिक्स ले लें, आप राइट। उसके अंदर फिशरीज को ले लें, आप टूरिज्म को ले लें, IT इंडस्ट्री ले लें, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ले लें, हमारे पास हर सेक्टर में ग्रोथ की इतनी बड़ी पोटेंशियल है, और इतनी बड़ी हमारे पास पॉपुलेशन है जो इसको सपोर्ट कर सकती है कि वो इससे इतना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं कि वो उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा और पाकिस्तान के लिए भी बेनिफिशियल होगा। आप बहुत जल्द देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करने के लिए भी कंपनीज पाकिस्तान में आएंगी, कि वो चाहे वो बड़े बड़े शहर हों, उनके अंदर मेट्रो सर्विस हो या बस सर्विस हो, उसको वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर लाके उसको लाए, ताकि हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन की और जो हमारी इंटरनल सिटी के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज हैं, आप बहुत राइट। जल्द उसको भी एलिमिनेट होते हुए देखेंगे, बिकॉज पीपल हैव द कॉन्फिडेंस इन पाकिस्तान इकोनॉमी नाउ। अच्छा, SIFC की भी बड़ी एफर्ट्स हैं। अगर FDI को हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ चुके हैं, या हम बात कर रहे हैं रेमिटेंसेस भी बढ़ गए इवन, तो जो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ या पूरी मार्केट्स के अंदर बताया गया कि दिस इज पाकिस्तान एंड हाउ इट इज अट्रैक्टिव, तो यहाँ पर इसके लिए SIFC के एफर्ट्स को रूल आउट नहीं किया जा सकता। हमने देखा है इसके मौसर इकदाम से इन्वेस्टमेंट भी बढ़ी, बिजनेसेस भी एग्जैजरेट हुए और साथ साथ कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हुआ। जी जी हफीफ, आप बोलें। डेफिनेटली SIFC ने जितना, जी जी, जितना SIFC ने देखिए मैंने वही बताया था कि SIFC काफी अरसे से काम कर रही थी, लेकिन इसका जो आपको फिनिश प्रोडक्ट जो है ना वो आते आते टाइम लगता है, और अब वो टाइम है राइट। कि हम अब फिनिश प्रोडक्ट देख रहे हैं कि नई कंपनीज पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड है। जो इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव कर दी है। तो ये एक इन्वेस्टर्स को एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है कि हम पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो वी विल गेट द रिटर्न, रिस्क फैक्टर पाकिस्तान में कम होता जा रहा है। और ये इसीलिए है कि फोकस था टू फैसिलिटेट द एक्सपोर्टर्स, टू फैसिलिटेट द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको वन विंडो सोल्यूशन दिया जाए। और अब वो चीज अपना जो है वो अपने एंड की तरफ है, तो वो अपना अब आपको असल शक्ल दिखा रही है कि अब आपके पास FDIs भी बढ़ रहे हैं, आपके पास इन्वेस्टर्स भी आएंगे। तो अभी आप देखेंगे कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो बड़ी बढ़ेगी, क्योंकि आप मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स देखें तो दे आर इंप्रूविंग, इन्फ्लेशन हमारी कम है, स्टेबलाइज हुई हुई इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट नीचे आ चुका है, जो हमारे ट्रेड डेफिसिट है जो वो कम होता जा रहा है, कम होता जा जो रहा है, हमारा बिल्कुल। करंट अकाउंट डेफिसिट है वो फॉरेन रेमिटेंस की वजह से भी करंट कम होता अकाउंट जा रहा है। सरप्लस हो तो चुका दीज है। आर और बिल्कुल, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट देते हैं टुवर्ड्स द फॉरेन इन्वेस्टर्स कि हाँ पाकिस्तान इकोनॉमी अब उस हाई रिस्क फैक्टर पे नहीं है, वी कैन इन्वेस्ट ओवर देयर एंड वी कैन अफीफ, अर्न मैं गुड चाहती हूँ कि प्रॉफिट्स आप ओवर एक देयर। और चीज हाईलाइट करिए कि जो हमारे पास इंटरनेशनल कंपनीज आ रही हैं, न्यू कंपनीज आ रही हैं, उनका कोई नहीं बता रहा सोशल मीडिया पे, लेकिन जो जा रही हैं जिनकी बैलेंस शीट्स या जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन मार्क्ड हैं उनके ऊपर, वो बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को वो बताइए कि जो न्यू कंपनीज आ रही हैं और बड़े बड़े जो एक हम कह सकते हैं ब्रांड्स हैं वो पाकिस्तान में एंटर कर रहे हैं, तो दिस इज एन ऑन एंड ऑफ सिचुएशन कि हम देखते हैं कि
कोई बिजनेस जो है वो न्यू स्टार्ट करता है, कोई फिनिश करता है, इट डजंट मीन कि अगर एक कंपनी बंद हो गई तो इसका मतलब ये कि पूरे पाकिस्तान से बिजनेस खत्म हो गया। इसके बारे में बताइएगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर एक कंपनी पाकिस्तान से जा रही है तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालात बहुत खराब है, उसकी वजह से वो जा रही है। वो उस कंपनी के अपने इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, एग्जैक्टली उनके अपनी इंटरनल स्ट्रेटजीज होती हैं। वो लेकिन आगे सोशल किस मीडिया पे तरह तो इस अपनी चीज को कंपनी बड़ा हाईलाइट करके अपने क्या कहते हैं हम, रेटिंग के हवाले से या अपने एक हंगर ऑफ टीआरपी, इस चीज को देखते हैं, फोकस करते हैं वो। देखें, ये अब वो जो सोशल मीडिया उसको तो हम कंट्रोल कर नहीं सकते, लेकिन हम लोगों को एजुकेट कर सकते हैं कि एग्जैक्टली अगर फॉर एग्जांपल एक कंपनी ने अभी जो लास्ट अनाउंस भी किया था, उन्होंने पाकिस्तान में अपने ऑपरेशन सीज नहीं किए हैं। उन्होंने कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को सीज किया। वो दे विल स्टिल बी कंटिन्यूइंग टू सर्व द मार्केट इन पाकिस्तान, चाहे वो बाहर से इंपोर्ट करके लाए, चाहे वो टॉल मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू प्रोडक्शन करे। देखिए, वो जो एक कंपनी थी, उसका इंटरनल एक डिसीजन था कि वो खुद मैन्युफैक्चरिंग बंद करेंगे, लेकिन वो टॉल मैन्युफैक्चरिंग से यहाँ प्रोडक्ट्स बना रहे होंगे। राइट। पाकिस्तान जहाँ पे 25 करोड़ की आवाम है, वहां पे ये जो कंज्यूमर आइटम्स वाली कंपनीज हैं, ये कभी भी पाकिस्तान को छोड़ के नहीं जाएंगी। हाँ, वो बोल सकते हैं कि बिल्कुल हम एफिशिएंटली नहीं चला पा रहे अगर अब मैन्युफैक्चरिंग, तो हम टॉल मैन्युफैक्चरिंग करके जो वहां पे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्ट्स हैं, उनकी एक्सपर्टीज यूज करते हुए उस मार्केट के अंदर अपनी प्रोडक्ट को अवेलेबल रखें। ऐसा नहीं है कि उस ब्रांड की आपको प्रोडक्ट्स पाकिस्तान से गायब हो जाएंगी या आपको एग्जैक्टली उस कंपनी की प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में मिलेंगी नहीं, लेकिन वो अब एक, चाहे वो ट्रेडिंग के नेटवर्क से आप कह लें, तो दूसरी तरीके से पाकिस्तान में आएंगी अब। एग्जैक्टली वेल अफीफ, थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। हम काफ़ी डिटेल्ड एनालिसिस डिस्कस कर रहे थे और साथ साथ ये भी देख रहे हैं हम कि जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए पाकिस्तान ने एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई है। हर तरीके से पाकिस्तान ने इकोनॉमिक नंबर्स को एग्जैजरेट किया है, ये बहुत ज़्यादा खुशाइन बात है। हमारे पास कुछ अपडेट्स मौजूद हैं, लेट्स हैव अ लुक कमोडिटीज अपडेट्स देखते चलते हैं आज की मार्केट में क्या अपडेट्स हैं। सबसे पहले गोल्ड की पर तोला प्राइस 4,35,000 रुपीज़ आज की लोकल मार्केट में देखे गए हैं, जबकि गोल्ड पर 10 ग्राम 3,72,950 रुपीज़। इंटरनेशनल गोल्ड एट पर आउंस $4,070.46। आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनली इंपैक्ट आज भी मार्केट में पास ऑन हुआ है, लोकल मार्केट के प्राइसेस बढ़ चुके हैं। ऑयल WTI पर बैरल $58.9, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $64.16। ऑयल प्राइसेस में थोड़ी सी कमी देखी गई है जो आज के नंबर्स हैं। नेक्स्टली हमारे पास करेंसी अपडेट्स भी मौजूद हैं, लेट्स हैव अ लुक आज की मार्केट में क्या अपडेट्स हैं, देखते चलते हैं। सबसे पहले यूरो बाइंग रही 325.3 रुपीज, सेलिंग वाज 325.88। यूके पाउंड बाइंग रही 369.05, सेलिंग वाज 369.71। US dollar buying rahi 280.6, selling was 281.1, and lastly Chinese yuan buying rahi 39.45, selling was 39.53। नेक्स्टली जीसीसी करेंसी अपडेट्स भी देखते चलते हैं आज की मार्केट के नंबर्स क्या रहे। सबसे पहले सऊदी रियाल बाइंग रही 74.82 रुपीज, सेलिंग वाज 74.96। यूएई दिरहम बाइंग रही 76.41, सेलिंग वाज 76.55। कतरी रियाल बाइंग रही 76.98, सेलिंग वाज 77.12, एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 914.04, सेलिंग वाज 915.67। आपने अपडेट्स देखे आज के, करेंसी अपडेट्स भी दिखाए। दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त।